हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर दैट इज मोशन। इस चैप्टर में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, किसके? रेस्ट और मोशन के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, और एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, कौन कौन सी इक्वेशन है मोशन की। ये सारा जो चैप्टर है मोशन, ये बिल्कुल फंडामेंटल चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स है, और इसमें यूज होने वाले जो टर्म्स अभी हमने यूज किए, ये सारे टर्म्स हमें आगे के चैप्टर्स में यूज होंगे और हमारे आगे के पढ़ाई में भी काम आएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ के समझेंगे और कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे हम, कि ये जिससे कि हमें आगे के चैप्टर्स में या आगे की क्लासेस में हमें प्रॉब्लम्स ना हो। चलो देखते हैं व्हाट इज रेस्ट। यहाँ पहले शुरू होता है चैप्टर रेस्ट और मोशन। मोशन होता क्या है वहां से स्टार्ट करते हैं पहले। सो अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें दिखाई देगा कि कोई चीज हमें, कोई ऑब्जेक्ट हमें एक ही जगह पर रेस्ट में दिखाई देता है, और कोई चीजें हमारे सामने से मूव करती हुई, मूव करती हुई जाती है, जिसको हम कहते हैं कि वो मोशन में है। तो ये बेसिकली क्या है इसको समझ लेते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहलाता है और वही ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है, इसको समझ लेते हैं। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ, समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसे कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर वही ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम उसे कहते हैं कि वो रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर टेबल के ऊपर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक बुक रखी हुई है आपकी टेबल पर, तो इस दीवार के रेफरेंस में जो इसकी पोजीशन है, इस दीवार के साथ, सामने की जो वॉल है उस वॉल के साथ इसकी जो पोजीशन है वो एक पोजीशन फिक्स हो गई। अब ये ऐसे ही रहेगी जब तक कि आप इसे उठाओगे नहीं या हिलाओगे नहीं, तब तक ये ऐसे ही पोजीशन में बनी रहेगी। तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी जब तक कि हम इसकी पोजीशन चेंज ना करें। तो इस केस में, ऐसे केस में इसे कहा जाता है कि ये बुक जो है वो एक रेस्ट में है। इसी तरह से ये टेबल भी दीवार के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को समय के साथ, अभी भी ऐसे ही है, 1 सेकंड बाद भी ऐसी होगी, 5 सेकंड बाद भी ऐसी होगी, 5 मिनट बाद भी ऐसी होगी, तब हम कहेंगे कि ये टेबल तो रेस्ट में है। लेकिन अगर समय के साथ ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरफ खींचते जा रहे हो, लगातार आप इसको इस तरफ खींच रहे होंगे, तो इसकी पोजीशन इस दीवार से इसका डिस्टेंस बदलते जा रहा होगा, तब आप कहोगे कि ये टेबल तो मोशन में है। ठीक है। सो किसी रेफरेंस के साथ, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के साथ अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता जाता है तब हम उसे कहते हैं मोशन। चलिए इसको लिख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स position with time, it is called in motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट अब चेंज कर लेता है अपनी पोजीशन विद टाइम, समय के साथ अपनी पोजीशन बदलते जाता है, तो हम उसे कहते हैं मोशन में है। और इसी डेफिनेशन से रेस्ट की डेफिनेशन में निकल जाएगी कि इफ an object does not changes its position with time, it is called in rest। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तब हम उसको कहेंगे कि वो रेस्ट में है। बिल्कुल ध्यान से लिख लेंगे डेफिनेशन को, मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन। बट मोशन इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। चलो देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स है मोशन। मोशन इज लिटिल कॉम्प्लेक्स
क्योंकि मोशन होता है रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। अब इसका क्या मतलब है, रिलेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। अब थोड़ा मोशन के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा नजदीक से देखते हैं और यहां पे शुरू करते हैं। मोशन रिलेटिव होता है, ये बात को समझना शुरू करते हैं कि मोशन रिलेटिव होता है, इस बात का मतलब क्या है। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, वही हमने एग्जांपल लिया कि टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक है, ये बुक जो है हम इस दीवार की तरफ से देख रहे हैं, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, इसका मतलब ये बुक रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे की बात सोचें तो ये जो टेबल है ये जमीन के ऊपर रखी हुई है, धरती के ऊपर रखी हुई है, तो अब कोई अगर चांद से देख रहा होगा या आसमान से देख रहा होगा तो उसको ये दुनिया घूमती हुई दिखाई देगी। जब ये दुनिया घूम रही होगी तो ये जमीन भी मोशन में होगी और साथ ही साथ ये बुक भी मोशन में होगी। ये चांद पे बैठा हुआ आदमी कहेगा कि ये बुक तो रेस्ट में नहीं है, ये बुक मोशन में है, लेकिन हम जो यहां से देख रहे हैं, इस दीवार के पास से देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि ये बुक तो रेस्ट में है। तो अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, एक्चुअली ये बुक रेस्ट में है कि ये मोशन में है, ये बात कैसे क्लियर होगी। बुक सीम्स टू बी रेस्ट, हम यहां देख रहे हैं, हम इसको मूव नहीं करा रहे हैं, दीवार के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। अब हमारी डेफिनेशन से तो ये चीज रेस्ट में होनी चाहिए, पर ये चांद से देखने वाले आदमी को या आसमान से देखने वाले आदमी को पूरी धरती गोल घूमती दिखती है, तो साथ ही साथ उसको ये बुक भी मोशन में दिखती है। बिल्कुल ठीक बात है, तो बुक मोशन में होगी। सो इससे ये समझ में आया कि मोशन रिलेटिव है, दैट मीन्स हम किस तरफ से उसको देख रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। अगर हम इस दीवार के रेफरेंस में देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए इस दीवार के रेफरेंस में, इस दीवार के रिलेशन में ये बुक स्टेशनरी है, ये बुक रेस्ट पर है। लेकिन जब हम चांद से देख रहे हैं इसको तो ये पूरा स्टेशनरी नहीं है, पूरी जमीन ही गोल घूमती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये इसके रेस्पेक्ट में, इसके रिलेटिव ये मोशन में है, ना कि रेस्ट में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके रेस्पेक्ट में, किसके रिलेशन में इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। इसको आप और आराम से समझ सकते हो कि जब कभी आप ट्रैवल कर रहे होगे कार में, बस में, ट्रेन में, तो आपको लगता है कि आप तो बस में बैठ गए हो सीट के ऊपर, सो यू आर एट रेस्ट, आप रेस्ट में हो, और आपके पड़ोस में एक और कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है, आप दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आप दोनों वहां बैठे हुए हो आराम से। सो आपको लगेगा कि आपका दोस्त की पोजीशन मेरे हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, तो ये रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से खड़े होकर चलती हुई बस को देख रहा है तो वो क्या देखेगा कि आप दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, बस तो यहां से मूव करके चली गई, बस की पोजीशन चेंज हो गई, तो इसीलिए आप दोनों की पोजीशन भी चेंज हो रही है। सो आपका फ्रेंड आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में, आपके रिलेटिव उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन बाहर खड़े हुए आदमी के हिसाब से तो आप दोनों की पोजीशन चेंज में हो रही है, आप दोनों ही मोशन में हैं। और अच्छे से समझेंगे तो हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बाहर जो लगा हुआ पेड़ है या बिल्डिंग है तो वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती है, लेकिन बाहर खड़े आदमी के लिए क्या वो पेड़ मूव कर रहा है, क्या वो बिल्डिंग मूव कर रही है? नहीं, उसके रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है। लेकिन जब आप अंदर से चलती हुई बस से उसको देखते हैं तो वो मूव करती हुई दिखाई दे रही है, तो आपके रेस्पेक्ट में वो मूविंग है, लेकिन वो बाहर खड़े हुए आदमी के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मोशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि मोशन पूरी तरह से रिलेटिव मोशन है। आप किस जगह से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, किस जगह से उसका रेफरेंस ले रहे हो, किस रेफरेंस से उसको देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब थोड़ा और मोशन को डिटेल में समझते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्कूल कहाँ है, अगर मैं आपको पूछूं कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप कुछ बताओगे? हाँ, मेरा स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर्स ईस्ट में है मेरा स्कूल। कोई आपसे अपने आपके स्कूल का एड्रेस पूछेगा तो आप कैसे बताओगे? फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर ईस्ट में है। तो अब हमें किसी भी चीज का लोकेशन बताने के लिए किसी ना किसी स्टार्टिंग पॉइंट से उसको बताना पड़ता है। कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। या आप कह सकते हो कि हाँ, मेरा स्कूल मेरे घर से 1 किलोमीटर वेस्ट में है। ठीक है, तो कोई लोकेशन बताने के लिए हम कहीं ना कहीं से एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं कि वहां से वहां जाएंगे तब हमारा स्कूल आएगा, या इस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस पे जाएंगे तब हमारा स्कूल आएगा। तो जो हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, इस केस में हमने स्टेशन बताया, रेलवे स्टेशन है, इस केस में हमने अपना घर बताया। तो जहां भी हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। जो भी हम पहला स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, जहां से हम डायरेक्शन शुरू कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट, और उसी को हम कहते हैं ओरिजिन भी कहते हैं। सो कोई भी डिस्टेंस बताने के लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, या हमें एक ओरिजिन की जरूरत पड़ेगी कहीं पर भी। सो कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, या रेफरेंस पॉइंट भी उसको बोलते हैं। तो चलो अब देखते हैं, मोशन को धीरे धीरे और समझते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट वाला पार्ट आया, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोल रहे हैं। अब धीरे से समझते हैं, धीरे से और आगे बढ़ते हैं। वो दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, जो सबसे सिंपल मोशन है, बिल्कुल सिंपल मोशन है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। सो फॉर एग्जांपल, यहां समझ लिख लीजिए पहले, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब अगर हम चले, हमने कहा कि हम कहीं से 50 किलोमीटर दूर गए, हम अपने घर से कार में बैठ के घूमने जा रहे हैं, हम अपने घर से कार में बैठ के 50 किलोमीटर दूर चले गए। तो हमने कहां से स्टार्ट किया? अपने घर से स्टार्ट किया। तो जो हमारा घर है वो दैट विल बी दी ओरिजिन को हमने ओ से लिखा, इस केस में ओ से लिखा। तो हमने कहां से स्टार्ट किया? अपने घर से। और हम कितना दूर गए? इन 50 किलोमीटर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 50 किलोमीटर चले गए, स्ट्रेट लाइन में 50 किलोमीटर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। एक ही स्ट्रेट लाइन में सीधा 50 किलोमीटर हमने कार से ट्रेवल कर लिया और हम पहुंच गए किसी पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, यहां रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट है हमारा घर। देन वी ट्रेवल्ड 20 मोर किलोमीटर्स। उसके बाद वहां पे हमने ब्रेक लिया और 20 किलोमीटर्स और ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर्स और ट्रेवल कर दिया हमने, और हम पहुंच गए पॉइंट बी पर। तो यहां देखिए, हम 50 किलोमीटर्स पहले चले। कहां से चले? अपने घर से। अपने घर को हमने लिया रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, मार्क किया। वहां से 50 किलोमीटर चले इन ए स्ट्रेट लाइन। देन वी अगेन गए 20 किलोमीटर्स, ए से और आगे 20 किलोमीटर्स गए। तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने? पहले O टू A, फिर A टू B, दैट इज OA प्लस AB। कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, दैट इज टोटल हम 70 किलोमीटर चले। टोटल हम 70 किलोमीटर चले। फिर हमने यहां पे जो भी काम था अपने काम किए, और वापस हम उसी रास्ते से लौट आए 40 किलोमीटर्स। ये एक और पॉइंट आ गया यहां पर, 40 किलोमीटर्स, यानी B से C तक हम वापस लौटे।
बी तक गए, वहां से हम वापस लौट गए और सी पॉइंट पर हमने एक ब्रेक लिया। तो हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सो पहले गए ओ से ए, टोटल डिस्टेंस ओ ए, फिर हम गए ए से बी, ओ बी भी ट्रेवल किया, फिर हम लौटे बी टू सी, यहां से यहां तक भी हमने ट्रेवल किया, दैट इज बी टू सी। ओ टू ए गए, ए टू बी गए और वापस गाड़ी घुमाकर बी टू सी चले गए। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दैट इज 50 प्लस 20 प्लस 40, दैट मीन्स हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 110 किलोमीटर्स। ये यहां पर हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक नया वर्ड यहां पर आपके पास आ रहा है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब ये चीज को हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, यहां पर ध्यान से समझेंगे, फिर एक और एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। मैं पूछूं कि यहां से आपने स्टार्ट किया, ए पे पहुंचे, वहां पर आपने ब्रेक लिया 50 किलोमीटर, फिर बी पे पहुंचे और 20 किलोमीटर चले, बी पे पहुंचे, यहां हमारा काम खत्म हुआ, हम लौट के अपने घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में हमने यहां पर ब्रेक लिया सी पोजीशन पे, जो बी से 40 किलोमीटर दूर है, वापसी के रास्ते में 40 किलोमीटर दूर है। पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको ध्यान से समझेंगे। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ध्यान से लिख लीजिए इसको। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? The shortest distance between initial position and final position। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? इनिशियल पोजीशन ये है और इस समय हम सी पोजीशन पर हैं। हम चले ऐसे थे लेकिन वापस सी पोजीशन पे आ गए, तो इस समय शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो है ओ टू सी। ओ से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। जहां से स्टार्ट किया था ओरिजिन, उसको बोलेंगे हम इनिशियल पोजीशन, जहां से स्टार्ट किया था, और जहां अभी हम हैं वो हो गई फाइनल पोजीशन। तो अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना होगा भाई? टोटल हम यहां से यहां तक चले, ए ओ से बी तक का डिस्टेंस वो था 70 किलोमीटर ओ बी, और हम वापस आ गए, कितना वापस आ गए? 40 किलोमीटर वापस आ गए, दैट इज बीसी डिस्टेंस हम वापस आ चुके हैं। सो ओ बी माइनस बीसी 40 किलोमीटर वापस आ गए। तो ये कितना बचा है? ये बचा है 70 माइनस 40, दैट इज 30 किलोमीटर्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में वो होगा 30 किलोमीटर्स। इसको ध्यान से समझेंगे। ओ से सी तक जाने के लिए हमने टोटल जितना ट्रेवल किया, टोटल जितना लेंथ ट्रेवल किया उसको कहते हैं डिस्टेंस। और ओ से सी तक जाने में मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम ओ से सी तक गए तो पहले हमने ओ से ए तक ट्रेवल किया, ए से बी तक ट्रेवल किया और बी से सी तक वापस ट्रेवल किया। तो 50 प्लस 20 प्लस 40 ये पूरा हो जाएगा डिस्टेंस।
और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, O से C तक का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसमें ये सारा कैसे गए कैसे आए उससे कोई मतलब नहीं। इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल क्या है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। उन दोनों के बीच की सीधी सीधी दूरी क्या है, हमें उससे मतलब है। सो दैट इज 30 किलोमीटर इन दिस केस। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब सी में भी हमने ब्रेक ले लिया था और ब्रेक लेके लौट के हम अपने घर वापस आ गए ओ पोजीशन पे। एग्जांपल, सी में जो हमने ब्रेक लेना था 40 किलोमीटर पे वो ब्रेक ले लिया, लास्ट में हम अपनी पोजीशन पर वापस आ गए। तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने, डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, पहले हम ओ से ए तक गए दैट इज 50 किलोमीटर्स, फिर A से B तक गए, फिर B से C तक आए और फिर C से O तक आए दैट इज 50 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 दैट इज, इसको सबको हम ऐड करेंगे इट विल बी 140 किलोमीटर्स। ये टोटल जो हमने ट्रेवल किया डिस्टेंस बोलेंगे इसको, ये डिस्टेंस हो गया 140 किलोमीटर्स। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस तो हमने 140 किलोमीटर निकाल लिया, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो कैसे बताएंगे। इनिशियल पोजीशन कहां है, जहां से हमने शुरू किया था यहां से, और फाइनल पोजीशन कहां है जहां हमने एंड किया, पहले यहां गए फिर यहां गए फिर यहां गए फिर यहां पहुंच गए। फाइनल पोजीशन भी ओ ही है, इनिशियल पोजीशन भी ओ ही है और फाइनल पोजीशन भी ओ ही है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 है। देखो यहीं से शुरू किया था और वापस लौट के आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए, कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 किलोमीटर। जब इनिशियल जहां से शुरू करते हैं और हम घूमकर कैसा भी घूमकर हम फाइनल उसी पोजीशन में आ जाते हैं तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट वो 0 होता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ऑल्दो हम कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किए हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है और यहां पर आपका स्कूल है, आप डेली स्कूल जाते हो। अब आपको घर से स्कूल जाना है, तो जब आप घर से स्कूल जाते होगे, किसी भी व्हीकल से जाते होगे या पैदल जाते होगे, तो रास्ते में बहुत सारे मोड़ आते हैं। सीधा सीधा रास्ता मिलना बहुत कम लोगों को मिलता होगा, ज्यादातर हम कुछ मुड़ मुड़ करके स्कूल जाते हैं इस तरह से। देखो फॉर एग्जांपल ले लो, ये पॉइंट O, यहां हम घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। स्टार्ट कहां से किया, घर से, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट O। फिर यहां टर्न हुए, ऐसे ऐसे कुछ टर्निंग्स आ रही हैं, फाइनल पॉइंट F यहां हमें मिला। अब ये 1 किलोमीटर हो गया फॉर एग्जांपल, ये भी 1 किलोमीटर, देन दिस इज 2 किलोमीटर, देन दिस इज 2 किलोमीटर, दिस इज 1 किलोमीटर, दिस इज 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस सब जगह लिखे हैं। O से A तक 1 किलोमीटर, A से B तक फिर 1 किलोमीटर, B से C 2 किलोमीटर, देन C to D 2 किलोमीटर, देन 1 किलोमीटर एंड देन 1 किलोमीटर। अब हमने आपसे पूछा आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस बताइए, तो आप कैसे करोगे, सबको ऐड कर देंगे। O to A, A to B प्लस B to C प्लस C to D प्लस D to E प्लस E to F, सारे डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और कितना दूर हम चले वो बता देंगे, दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो लिख लो यहां पे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज कितना बन जाएगा, 8 किलोमीटर्स। आपके स्कूल और आपके घर का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। अब अगर हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे,
तो अब ये जो मुड़ मुड़ के जा रहे हैं ये सारे टोटल लेने की जरूरत नहीं है। इनिशियल पॉइंट है आपका घर और फाइनल पोजीशन है आपका स्कूल। आपको अपने घर से स्कूल जाना है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा, यानी आपको एक हवाई जहाज में बिठा करके ले जाया जाए तो यहां से यहां सीधे जा सकते हो। बीच में घर है कि नदी है कि पहाड़ है उससे कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा आपको हवाई जहाज में बिठा के घर से स्कूल पहुंचा दिया जाए तो आप कहोगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है घर और स्कूल के बीच का यही डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नाउ दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज O से A गए क्योंकि सीधा सीधा रास्ता है, प्लस A टू G चले गए, यहां से फिर सीधे सीधे गए A टू G प्लस G टू F, लो जी पहुंच गए स्कूल बिल्कुल सीधे सीधे। सो ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 किलोमीटर O से A से G कितना होगा? A से G उतना ही होगा जितना B से C तक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर। B से C जो डिस्टेंस है वही A टू G है, दैट इज 2 किलोमीटर्स। एंड G टू F भी वही डिस्टेंस है जो D टू E है, क्योंकि यहां भी एक रेक्टेंगल बन रहा है D टू E, तो ये कहलाया जाएगा 1 मोर किलोमीटर। सो यहां आंसर आएगा 4 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे आपके घर से आपका स्कूल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सो दैट इज 4 किलोमीटर। लेकिन आपको क्योंकि घूम घूम के जाना पड़ता है तो टोटल डिस्टेंस कवर करते हो आप 8 किलोमीटर। अब स्कूल जाओगे, पढ़ने के बाद वापस भी आओगे अपने घर, तब मैं पूछूंगा आपसे कि आप घर से स्कूल गए थे और स्कूल से वापस लौट के घर आ गए। जब आप घर पहुंच जाओगे तब आप कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किए और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप कहोगे भाई घर से स्कूल जाने में 8 किलोमीटर लगे थे, वापस आने में भी 8 किलोमीटर लगेंगे, तो डिस्टेंस विल बी 8 प्लस 8 दैट इज 16 किलोमीटर। घर से स्कूल जाना है और स्कूल से वापस घर आने में हमको 16 किलोमीटर लगते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? इनिशियल पोजीशन थी जहां से स्टार्ट किया था हमने घर, और जहां पे हमने ट्रेवल एंड किया दैट इज अगेन घर, तो वहीं से शुरू किया और वहीं पे खत्म किया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 किलोमीटर। जहां से स्टार्ट किया अगर हम वहीं पे एंड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है 0 किलोमीटर। अब आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फिर से और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो चलो अब जल्दी से लिख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? तो पहला तो लिख लो भाई, इसका डिस्टेंस का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। तो द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ टेकन इज नोन एज डिस्टेंस। भाई A से B तक हमें, O से A तक अगर हमें जाना है तो हम कैसे घूम के जा रहे हैं, जैसे जैसे घूम के जा रहे हैं उन सब के बीच का पूरा लेंथ, टोटल लेंथ, कितना लेंथ ट्रेवल किया वो सब आएगा डिस्टेंस में। तो यहां लिख लो द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ टेकन इज नोन एज distance traveled by object, distance traveled by particle is known as distance। total length जितना लिया है उसको कहते हैं distance। और the displacement क्या होगा फिर? the displacement होगा the straight line distance between the initial and final position of a particle। तो क्या होगा, यहां लिखोगे the straight line distance between
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हुआ? टोटल पाथ ट्रेवल्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी पाथ यहां से ट्रेवल किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सीधा सीधा रास्ता, दैट इज स्ट्रेट लाइन डिफरेंस। यहां से यहां तक आप स्ट्रेट लाइन में मेजर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ये पढ़ चुके हैं। सेकेंड डिफरेंस में लिखेंगे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि यहां पर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं। डायरेक्शन कैसा भी हो सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें डिस्टेंस में मेजर करना है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर केवल मैग्नीट्यूड नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत रहेगी, डायरेक्शन भी लगेगा। तीसरा पॉइंट है इट कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव। अब भाई ओ से ए तक के बीच का डिस्टेंस जीरो कैसे होगा? अगर कोई दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर कोई दो अलग अलग पॉइंट्स हैं तो यहां पर इनका ट्रैवल कुछ ना कुछ ट्रैवल तो होगा ही होगा, दैट इज कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हम ट्रैवल तो किए, इस ओ पॉइंट से स्टार्ट किए, खूब सारा ट्रैवल करके वापस यहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। तो यहां लिख लेंगे तीसरा पॉइंट, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तीनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से डिस्टेंस कैन, अभी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है, अगर ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ है, ओ से हम ए तक जा रहे हैं, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों इक्वल होंगे। स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। तो अब डिस्टेंस क्या होगा? लेकिन किसी केस में ऐसा भी होगा, अगर वापस लौट गया तो स्ट्रेट लाइन पाथ है और कुछ रास्ते वापस आ गए तो डिस्टेंस तो ऐड हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस रहता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो डिस्टेंस विल नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या हमेशा ज्यादा होगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। अब यहां पर देखो, डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। ये हमेशा, ये कभी भी जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ये हमेशा या तो इक्वल हो सकता है या फिर लेसर हो सकता है डिस्टेंस से। तो ये सारे डिफरेंसेस आप लिख लेंगे। अब समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है, अब इसको समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या चीज है, यहां देखते हैं। अब उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई चीज अगर O से स्टार्ट हो रही है, रेफरेंस पॉइंट O ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, और एक सेकंड में, कुछ एक टाइम इंटरवल में, एक सेकंड में 5 मीटर चलती है। O से A तक पहुंची 5 मीटर एक सेकंड के अंदर, फिर और एक और सेकंड बाद फिर ये 5 मीटर चली, O से B पे पहुंची, फिर एक और सेकंड बाद B से C पे पहुंची, वो भी 5 मीटर है, और फिर एक और सेकंड बाद C से D पर पहुंची, वो भी 5 मीटर है। एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है जहां हर एक सेकंड में वो 5-5 मीटर आगे चलते जा रहा है। वहीं एक और ऑब्जेक्ट है जो फिर O से शुरू किया है, वो पहले एक सेकंड में 3 मीटर चला, अगले एक और सेकंड में 7 मीटर चला, अगले एक और सेकंड में केवल 2 मीटर चला, और अगले एक और सेकंड में वो 8 मीटर चला। यानी कि हर सेकंड में वो अलग अलग डिस्टेंस चल रहा है। पहले सेकंड में 3 मीटर, दूसरे सेकंड में 7 मीटर, तीसरे सेकंड में 2 मीटर, और चौथे सेकंड में वो 8 मीटर चल रहा है। हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। और ये एक ऑब्जेक्ट है जो हर सेकंड में, पहले सेकंड में भी 5 चला, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर, और चौथे सेकंड में भी 5 मीटर चला। तो हर सेकंड में, हर टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे जो मोशन होता है जिसमें सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जहां हम सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो इसको लिख लो फिर। तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन और दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो if an object covers या travels equal distance in equal time interval, it is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। अगर इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसी डेफिनेशन से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी डेफिनेशन को फाइंड कर सकते हैं। पहले इसको लिख लेंगे, फिर लिखेंगे दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखनी है तो if an object covers unequal distance in equal time interval, it is said to be इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से लिखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है तो ये कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, चलो तो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्या चीज होती है, इसको समझते हैं। सो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये यहां से हमें किसी पोजीशन यानी अपने इनिशियल पॉइंट से या रेफरेंस पॉइंट से हमें कहीं पर किसी दूसरी जगह पर पहुंचना है,
फॉर एग्जाम्पल इट इज 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर जाना है, सीधी रोड है, स्ट्रेट रोड, खाली रोड है आराम से। अब आपको यहां से ओ पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से किसी पोजीशन ए तक जाना है, 2 किलोमीटर दूर है। अब आपके पास बहुत सारी चॉइस है। आप गए साइकिल से, आपके पास एक साइकिल है, आपने साइकिल उठाई और चलना शुरू कर दिया ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए। और आपका एक फ्रेंड है, उसके पास है बहुत अच्छी बाइक, जो बहुत स्पीड से बाइक चला सकता है, जो बहुत अच्छे जा सकता है, तेजी से जा सकता है। सो आप भी यहां से उसी समय स्टार्ट किए और आपका फ्रेंड भी उसी समय स्टार्ट किया। आपका फ्रेंड तो जल्दी पहुंच गया, लेस टाइम में पहुंच गया, और ओ से ए तक जाने के लिए आपको मोर टाइम, ज्यादा टाइम लगा। आप साइकिल से जा रहे थे, आपका फ्रेंड बाइक से जा रहा था, दोनों एक साथ स्टार्ट किए, वो कम टाइम में पहुंच गया। सो दैट मीन्स डिस्टेंस तो उतना ही था, 2 किलोमीटर आपके लिए भी उतना ही है और आपके फ्रेंड के लिए भी उतना ही है। डिफरेंस कहां आया कि उसने कम टाइम लिया। तो डिस्टेंस के साथ साथ अगर टाइम को भी देखा जाए, सो दैट इज एक अनदर ऑब्जेक्ट बनता है। वो फास्ट मूव किया, वो स्लो मूव किया, वो फास्ट मूव किया, आप स्लो मूव किए। क्यों? यहां पर एक नया चीज आया, दैट इज स्पीड। एक नया चीज आया, उसकी स्पीड ज्यादा थी। दैट मीन्स उसने उस डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगाया, कम टाइम लगाया, उसकी स्पीड ज्यादा थी। आपने ज्यादा टाइम लगाया, आपकी स्पीड कम थी। कौन फास्ट है, कौन स्लो है, वो हमें पता लगता है उसकी स्पीड से। सो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यहां लिख लेंगे व्हाट इज स्पीड, इट इज द डिस्टेंस per unit time. It is the distance per unit time, या distance per unit time is known as speed. ऐसे इसको समझा जा सकता है। अब ये तो हम यहां पर समझ गए भाई, डिस्टेंस और स्पीड। तो यहां पर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था और जो टाइम निकला उसको कैलकुलेट कर दिया, वहां से हमने स्पीड को निकाल लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां पर स्पीड कभी तेज, कभी कम, कभी रुक जाएगी। तो अलग अलग वजह से, आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, ट्रेन में बैठ के आप जा रहे हैं, तो ट्रेन कभी फास्ट चलेगी, कभी स्लो चलेगी, कभी किसी स्टेशन पे रुकी रहेगी, तब तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है, स्पीड 0 है। तब आप कैसे स्पीड फाइंड करेंगे उस केस में? तो ऐसे केसेस में जहां स्पीड अलग अलग होती जा रही है, सो वहां पर हम सिर्फ स्पीड फाइंड नहीं करते, हम फाइंड करते हैं उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को फाइंड किया जाता है। अब एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का मतलब है कि एक जगह से चल के दूसरी जगह तक पहुंचने में उसने टोटल डिस्टेंस कितना था, उस जगह से दूसरी जगह का टोटल डिस्टेंस कितना था, और उसने वहां पहुंचने में टोटल टाइम कितना लिया। चाहे वो कब से स्टार्ट किया और कब पहुंचा, बीच में कहां रुकता है, कहां धीरे होता है, कहां तेज होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें मतलब है जैसे दिल्ली टू बॉम्बे का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है और हमने कितने टाइम में उसको ट्रैवल किया, कब स्टार्ट किया था और कब हम पहुंचे बॉम्बे, उसके बीच में जितने टाइम लगा, जितने आवर्स लगे, वो पूरे आवर्स ले लेने हैं। ट्रेन कहां रुकी, कहां नहीं रुकी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं स्पीड की यूनिट क्या होगी। तो स्पीड का तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है सीधे सीधे, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम स्पीड की यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। ऐसे ही हम किसी भी फॉर्मूले से किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज स्पीड, डायरेक्ट यूनिट जो होती है वो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो जी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। तो भाई स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट
दैट इज मीटर पर सेकेंड, इसको कहा जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये बन गई हमारे स्पीड की एसआई यूनिट। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन बनाते हैं स्पीड के ऊपर, फिर ये कॉन्सेप्ट हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है बोर्ड पे, एन एथलीट फिनिशेस द रेस ऑफ 100 मीटर्स इन 10 सेकेंड, फाइंड हिज स्पीड। कोई एक एथलीट है जो रेस लगा रहा है, और रेस लगाते लगाते कितने मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है जो 10 सेकेंड्स में कर रहा है। तो यहां सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या चीज गिवन है हमको। हमें गिवन है फिनिशेस द रेस ऑफ 100 मीटर, रेस लगा रहा है, कहीं से स्टार्ट किया होगा, यहां पे उसने फिनिश लाइन है, फिनिश किया है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर्स दिया हुआ है। सो हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर्स। और क्या दिया है, यहां से यहां तक दौड़ने में उसको कितना टाइम लगता है, टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। सो यहां लिखो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है स्पीड। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 100 अपॉन 10, 100 अपॉन 10, तो दैट विल बी इक्वल टू 10। और यूनिट क्या होगी, मीटर अपॉन सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। बिना यूनिट के लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। कोई भी चीज लानी है तो उसकी यूनिट भी साथ ही साथ हमें लिखनी है। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन, यहां ये कह रहा है an odometer of a car reads 2000 km before starting the trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, find the average speed of the car in kilometer per hour. किलोमीटर पर आवर में ही हमको इसकी स्पीड बतानी है। तो चलो पहले देखते हैं व्हाट इज ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर हमारे कार में, बाइक में, स्कूटर में सब जगह लगा हुआ होता है। एक स्पीडोमीटर होता है जो हमें स्पीड बताता है। उस स्पीडोमीटर के नीचे में देखो ऐसे करके एक स्पीडोमीटर लगा रहता है, जहां पे एक यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी रहती हैं और ये स्पीड बताती रहती है। उसके नीचे में यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं जो हमें डिस्टेंस बताते हैं, कितना किलोमीटर हम अभी तक चल चुके हैं या कितना किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है, वो बताती है। इसको बोलते हैं हम ओडोमीटर। आप भी अपनी गाड़ी में ध्यान से देख सकते हो, स्कूटर में, बाइक में, कार में, कि यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे। तो जब हमने ये ट्रिप ट्रैवल किया था, एक कार से कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो यहां पर 2000 लिखा हुआ था, 2000 किलोमीटर जब स्टार्ट कर रहे थे तो ऑलरेडी यहां पर 2000 किलोमीटर लिखा हुआ था। फिर हम घूमने गए और घूम के वापस आए। जब हम वापस आए तो हमने देखा इस ओडोमीटर पे 2000 नहीं 2400 हो गया था। जब हम चलते हैं तो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब हम ट्रैवल करते हैं, कार ट्रैवल करेगी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे करते करते 2400 हो गया था। सो यहां देखो शुरुआत में ओडोमीटर रीडिंग कितनी थी, इनिशियल थी 2000 और फाइनल कितनी हो गई, फाइनल हो गई 2400। तो अभी हमने कितने किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 2000 पहले से लिखा हुआ था, घूमने जाने और आने में हमें 2400 किलोमीटर लिख गया। तो यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने, तो डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 2400 माइनस 2000 किलोमीटर, दैट इज 400 किलोमीटर। ध्यान से समझना है इसको। चलने से पहले रीडिंग 2000 थी, जब हम घर वापस पहुंचे तो रीडिंग 2400 हो चुकी थी। तो हमने कितना ट्रेवल किया, जितना इस रीडिंग का डिफरेंस आया उतना ही ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकल गया और उसके बाद आया है टोटल टाइम। हमें टोटल टाइम कितना लगा, इस ट्रेवल को करने में टोटल टाइम लगे
8 आवर्स। इससे हमें मतलब नहीं है हम कहाँ रुके, कहाँ चले, कहाँ ब्रेक लिया, कितना देर का ब्रेक लिया, कोई मतलब नहीं। जाने और आने में टोटल टाइम हमें 8 आवर्स लगा है। तब हमें बताना है एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होता है, कार की एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां देख लो, टोटल डिस्टेंस था 400 किलोमीटर और टोटल टाइम था 8 आवर्स। तो यहां हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है, कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इट विल बी 50 किलोमीटर्स पर आवर। टोटल जो एवरेज स्पीड है इस कार की दैट इज 50 किलोमीटर्स पर आवर। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। अब हम आगे कुछ और न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तब ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, दैट इज वेलोसिटी। अगर हम समझें तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सिमिलर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, बोथ आर सिस्टर्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। Velocity is the speed with time, with direction. वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत है, जबकि स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी इज द स्पीड बट विद डायरेक्शन। स्पीड अगर हम कह रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर, यहां पर हम इस तरह से कहते हैं स्पीड को, पर यहां पर कहा जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन भी साथ साथ बताई जाएगी। सो स्पीड ही है, बस यहां पर डायरेक्शन इज नेसेसरी, यहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो स्पीड जहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इज ए स्केलर क्वांटिटी, और जहां पर डायरेक्शन की जरूरत है इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जहां पर हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह से अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का भी कुछ फॉर्मूला है, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उससे हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई चीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है अलोंग दी स्ट्रेट लाइन पाथ, ओ से ए अगर हम मूव कर रहे हैं तो ऐसे केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ओ से ए तक का डिस्टेंस भी उतना ही है जितना O से A तक का डिस्प्लेसमेंट है। अगर O टू A स्ट्रेट लाइन पाथ है और हम सीधा सीधा इस तरफ मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी दोनों की बिल्कुल सेम होगी। लेकिन अगर पाथ टर्न अराउंड होता है तो स्पीड और वेलोसिटी अलग हो जाती है। चलो धीरे धीरे इसको समझेंगे कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना है स्पीड वेलोसिटी के केस में, वो ये समझना है कि वेलोसिटी यहां पर हमें दो तरीके से मिलने वाली, दो तरह की वेलोसिटी बार बार हमारे पास आने वाली है। किन दो तरह की वेलोसिटी आएगी? एक को हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी जो होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी। इसको बार बार समझेंगे, बार बार क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में हमें ये टर्म्स सुनाई देने वाले हैं। इनिशियल मतलब शुरुआत में, शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या रही है
और फाइनल मतलब बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई साइकिल हम चला रहे हैं, कोई साइकिल चल रही है, ठीक है, कोई साइकिल चल रही है और साइकिल शुरू में चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। स्पीड यहां भी है 6 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है, स्पीड है, और ये साइकिल चल रही है और अचानक से हमने ब्रेक लगा दिया, हमने धीरे से ब्रेक लगा दिया। जब हमने ब्रेक लगाया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। और हमने कहा कि कुछ समय बाद इस साइकिल की जो स्पीड है वो स्पीड हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। हमने ब्रेक लगाया तो हमारी साइकिल की स्पीड कम होके 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत की जो वेलोसिटी थी वो थी 6 मीटर पर सेकेंड, और जो बाद में वेलोसिटी हुई वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इस केस में है 6 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से, इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं स्मॉल u से, और फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं हम स्मॉल v से। तो हम कहेंगे u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स में जब हम बनाने जाएंगे तो ये चीजों को बिल्कुल क्लियरली आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी u एंड v आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो अब लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, लिख लेते हैं उसको, पढ़ लिया समझ लिया हमने, थोड़ा लिख भी लेते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसको लिख लेते हैं। सो नाउ पहले स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर दूसरा पॉइंट है, अब स्केलर क्वांटिटी है तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसका डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ही चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ऑब्वियसली है, स्केलर क्वांटिटी होती तो ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होती तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होता है। यहां देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब ये डायरेक्शन चेंज करके यहां चलने लगा, वो भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये डायरेक्शन चेंज करने के बाद इनको यहां स्पीड यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिफरेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, यहां पर हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, डायरेक्शन चेंज हो रही है टुवर्ड्स ईस्ट, और यहां पे वेलोसिटी कहलाएगी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, स्पीड नहीं चेंज होती, स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो इस बात को लिख लेंगे भाई, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, इट्स स्पीड डज नॉट चेंज, इसकी स्पीड चेंज नहीं होती। बट यहां पे लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस। यहीं पे तीसरा पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन,
इट्स वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, चेंजेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन स्पीड बदलेगी नहीं, क्योंकि अगर सेम मैग्नीट्यूड में है तो स्पीड नहीं बदलेगी, डायरेक्ट वेलोसिटी बदलेगी। ठीक है, सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज चल रही है, सर्कुलर पाथ, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूम रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूमता है तो हर समय इसकी डायरेक्शन चेंज, फॉर एग्जांपल यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो हर समय इसकी डायरेक्शन, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बदलती जाती है। अब डायरेक्शन बदलती जाएगी तो यहां इसकी वेलोसिटी बदलती जा रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसीलिए इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहां लिख लेंगे कि इन ए सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, if object is moving, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो अगर कोई कांस्टेंट स्पीड, जैसे हमने यहां एग्जांपल में 5 मीटर पर सेकंड लिया है, तो ऐसी कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई मूव कर रहा है, सो इट्स स्पीड डज नॉट चेंज, इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। लेकिन यहां इसी तरह से इफ इन ए सर्कुलर पाथ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अभी भी वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, इसलिए चेंज हो जा रही है। चलो इस बात को लिख लेते हैं। 4th पॉइंट क्या कह रहा है, इन ए सर्कुलर पाथ if object is moving with constant speed, ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड लिया है हमने एग्जांपल, वैसे ही है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं होगी। 4 पॉइंट लिखेंगे। एक और पॉइंट लेते हैं, यहां मैं उसको ऊपर में लिख लेता हूं, आप नोट कर लीजिए, तो इसको क्लीन कर देते हैं। 5th पॉइंट यहां लिख रहे हैं ऊपर, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, object moving in a straight line path, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, इट्स स्पीड ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसकी स्पीड ऑलवेज बी पॉजिटिव, उसकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब यहां क्या हो रहा है देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, खाली एम्पलीट्यूड पे नहीं, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहां लिख लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, its velocity can be positive और नेगेटिव। तो इसकी स्पीड पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि डायरेक्शन कौन सा हम पॉजिटिव ले रहे हैं, कौन सा नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, सो अभी क्वेश्चंस और बनाएंगे तो ये सारी चीजें और आपको क्लियर होते चली जाएंगी। चलो तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट इट सेज, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा एक कोई लड़की है, वो
90 मीटर 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। यहां देखो 1 मिनट, उसने कितने कवर किए हैं? 180 मीटर। ध्यान से समझना। तो यहां पर देखो एक पूल बना लेते हैं। स्विमिंग पूल आपने देखा है, ये पूल बना हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है यहां पर। ये इसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर, स्विमिंग पूल जो है पूरा 90 मीटर डिस्टेंस का है। अब उषा ने यहां से ट्रेवल करना शुरू किया, कोई एक इनिशियल पॉइंट से शुरू किया, ओ से, ओरिजिन से शुरू किया और ट्रेवल करती गई। यहां से यहां तक पहुंची ए पॉइंट पर, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? ओ से ए तक पहुंची तो डिस्टेंस कवर होगा 90 मीटर, क्योंकि स्विमिंग पूल की लेंथ ही 90 मीटर है। जब यहां से यहां पहुंचेगी तो 90 चल पाएगी। उसके बाद ये चलना है इसको 180 मीटर। कैसे चलेगी 180? आगे तो पूल है ही नहीं, पूल खत्म हो गया, तो कैसे चलेगी? बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। यानी यहां से यहां तक पहुंची 90 और बैक हो गई, उसी रास्ते से वापस लौट आ गई। देखो भैया 90 इधर चली और 90 इधर चली, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? 90 प्लस 90 हो गया 180 मीटर। 180 मीटर ट्रेवल करना था उसको, 90 ऐसे चली, आगे नहीं जा सकती, पूल खत्म हो गया, तो फिर वो पीछे उसी रास्ते पे वापस लौटी। तो इसने पूछा है फाइंड दी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है आपको पता लग गया, फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम चल गया, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से देखो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका? 90 प्लस 90, तो दैट इज 180 मीटर चला टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है हमें? 1 मिनट। तो यहां पर आपको पहले लिखना पड़ेगा टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट, पर एसआई यूनिट नहीं है मिनट। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड्स। तो यहां मिनट को हमें 1 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? दैट इज 60 सेकंड्स। तो यहां पर टाइम हम कितना लिखेंगे? 60 सेकंड्स। और इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी 180 बाई 60 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे बनाया। दिस विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ उषा। उषा की एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। अब बात करनी है हमें एवरेज वेलोसिटी की। ये भी पूछा गया है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब ध्यान से देखना, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है उषा का? उषा ने यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां तक गई 90 और वापस लौट के यहीं आ गई। तो जहां से स्टार्ट किया था पूरा 180 मीटर चलने में, वहीं पर वापस पहुंच गई। तो जब वहीं पर वापस पहुंच गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच जाएं तो डिस्प्लेसमेंट होता है 0। तो दैट इज 0 अपॉन 60 सेकेंड्स। सो दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हमको कुछ न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं।